नमस्कार, मेरे चैनल समावेश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं फिजियोथेरेपी के बारे में बात करने वाली हूँ कि फिजियोथेरेपी हमारे बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। कुछ बच्चों को जिनको ऑटिज़म एडीएचडी होता है फिजियोथेरेपी चाहिए होता है, कुछ को नहीं चाहिए होता है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे बच्चे को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन करूँगी। ये वीडियो देखने के बाद आप एक अवेयर पेरेंट बनेंगे कि आप जानेंगे कि आपके बच्चे को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो इस कंटेंट को ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्या है फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी मतलब जो बॉडी का हमारा फिजिकल एस्पेक्ट होता है उसके देख रेख में, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, हाथ और पैर में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो सारी चीज़ों में फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। किसी को ये भी हो सकता है किसी को कुछ चोट लग गई हो या कुछ जन्म के समय कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान फिजियोथेरेपी रखता है। ठीक है, अब एडीएचडी और ऑटिज़म वाले बच्चे जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या फिर नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ओटी ले रहे होते हैं। तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई क्या इशू है जिससे हम ये जानें कि बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाएं या फिर नहीं जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले अपने बच्चों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करना होगा। उससे पहले तो ये समझिए कि कुछ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे ऑटिज़म वाले बच्चों के पास वो का जो होता है ना, लो मसल टोन होता है, यानी कि उनकी मसल्स में ताकत नहीं होती है, लूज मसल्स होती हैं। या फिर कई बार ऐसे कि बच्चे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मतलब उनके हाथ में, पैर में और बॉडी के मूवमेंट में सिंक नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने बच्चे के लिए आप 2-3 दिन एकदम मतलब अलर्ट हो जाइए और उसको ऑब्जर्व करिए कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो चल रहा है तो उसका वॉक कैसा है, मतलब वो किस तरीके से चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ लीन होके चल रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कमर को टेढ़ा मेढ़ा कुछ करके चल रहा है। कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसा जो नॉर्मल से थोड़ा हट के कुछ ऐसा लग रहा है। अगर नॉर्मल वॉक किस तरीके से कोई बच्चा करेगा उससे थोड़ा हट के चल रहा है। अब वॉकिंग का हो गया, या स्टेयर क्लाइंबिंग में वो कैसे स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा है, क्या वो अपने एज के हिसाब से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका सबसे सही तरीका ये है कि आप जो फिज़िकल माइलस्टोन्स होते हैं उसको गूगल पे निकाल लीजिए। बच्चे के फिज़िकल माइलस्टोन्स करके सर्च करिए, अपने बच्चे का एज डालिए, इतनी फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के बच्चे का फिजिकल माइलस्टोन्स, तो उससे एक लिस्ट पता चल जाती है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का बच्चा जंपिंग कर लेगा आराम से, हॉपिंग कर लेगा, स्किपिंग कर लेगा, या क्या कहते हैं बॉल को थ्रो कर लेगा, बॉल को कैच कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर कर ले रहा है तो ठीक है, इसमें आप ज़रूरत नहीं है, वो सारी माइलस्टोन की चीज़ें सही एज के हिसाब से हैं तो ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ें हैं जो लैग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बैठता है तो टिक के बैठता है, मतलब सपोर्ट लेके हमेशा बैठता है, या फिर ये चीज़ें वो हमेशा नीचे करके रखा रहता है, तो पहला स्टेप तो ये होता है कि आप उन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी कोई भी इशू है बच्चे में, आपको नोट उसको ज़रूर करके रखना है। और अगर आप ऑलरेडी ओटी ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओटी थेरेपिस्ट के पास जाना है और वो सारी चीज़ें उसको बतानी है। ठीक है, और ओटी फिर क्या सजेशन दे रहा है उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि आप उसके लिए मतलब क्या विल यू बी एबल टू हेल्प मी और नॉट। ठीक है, तो आप उस टाइम पे ओटी क्या सजेस्ट कर रहा है उस हिसाब से भी एक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये, अगर आप ओटी नहीं ले रहे हैं उस टाइम पे, तो आप एक असेसमेंट ले लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलिए, आपको ज़रा सा भी डाउट है कि ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ जाइए एक बार असेसमेंट करवाने में क्या ही दिक्कत है। फिजियोथेरेपिस्ट से एक असेसमेंट करवा लीजिए कि भाई आप मुझे देख के बताइए कि क्या कोई फिज़िकल इश्यूज़ है मेरे बच्चे में या फिर नहीं है। ठीक है, और जब एक बार फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा तो आपको जब वो सारी चीज़ें पता चलेंगी तो या तो आप फिजियोथेरेपी का सेशन आपको वो बताएगा कि सेशन की ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर ज़रूरत है तो फिर आप उस हिसाब से वो करिए, मतलब थेरेपी लीजिए। अब थेरेपी लेने तो हम लोग चले जाते हैं कई बार, लेकिन हम लोग क्या करते हैं घर पे वो चीज़ें नहीं करवाते।
तो फिजियोथेरेपी में ऐसा नहीं होगा कि आप वीक में एक बार चले जाइए फिजियोथेरेपी के लिए और फिर उसके बाद आप सोचिए कि आपका क्या कहते हैं जो वो है उस पर्टिकुलर चीज़ में फिजिकली वो बच्चा ठीक होने लगेगा। वो ऐसा नहीं होता, आपको वो चीज़ें डेली करने लग पड़ेंगी। इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो दिन में 2 बार या 3 बार करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी आपको घर पे बच्चे के साथ। पर ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे को ज़्यादा ओवर स्ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल चीज़ें इनको फोर्स हम नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। बच्चे को तब मिनिमम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे उसको ऊपर लेके जा, उसको मतलब हाई लेवल पे लेके जाइए। और ये इम्प्रूवमेंट फिजियोथेरेपी का ना विद इन अ मंथ दिखने लगता है। तो बहुत मतलब ये कोई ऐसा नहीं चीज़ नहीं है कि आपको घबराने की ज़रूरत है कि कोई मतलब इंजेक्शन लग रहा है, कुछ मशीन्स का यूज़ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये एक प्रूवन टेक्निक है, ऑलरेडी प्रूवन है और बहुत सालों से चली आ रही है। तो अगर बच्चे में फिज़िकल दिक्कत है, फिज़िकल कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको दिख गई, आपने एक बार देख लिया आपने माइलस्टोन्स से, तो फिर आप ये सारी चीज़ों को क्या कहते हैं रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उससे बच्चे का इम्प्रूवमेंट ही होगा, उससे मतलब उसका नुकसान नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ घबराइए मत, एक असेसमेंट तो लीजिए ही लीजिए, और जो भी एक्टिविटीज़ वो फिजियोथेरेपिस्ट बताता है उसे घर पे करते जाइए, ज़रूर इम्प्रूवमेंट आता है। अब इसमें दूसरी एक और चीज़ है कि कुछ बच्चों को कम फिजियोथेरेपी की ज़रूरत भी हो सकती है, कुछ बच्चों को ज़्यादा भी ज़रूरत हो सकती है। तो कैसा थेरेपिस्ट आपको क्या बता रहा है उस हिसाब से देखिए, आप देखिए कि कितने टाइम पे क्या करने के बाद वो पर्टिकुलर फिजिकल इशू तो दिखते हैं, मतलब हम लोग देख के समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चा का हाथ ऊपर नहीं उठ रहा था, अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर की चीज़ों को रीच कर रहा है, तो वी कैन सी एंड मेक आउट। कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मतलब छुपा हुआ है जो हमें नहीं समझ में आएगा, तो ये हम ऑटोमेटिकली एज अ अवेयर पेरेंट ये असेसमेंट कर सकते हैं। तो वो उस तरीके से करते रहिए और जानते रहिए ये बच्चों के बारे में। हमें कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आपको कुछ बता देती हूँ कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको, ताकि आप मतलब जब भी आप असेसमेंट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहें। पहला तो है डेवलपमेंटल डिलेस, मतलब कि बच्चा जो डेवलप किया वो ही डिलेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे बैठने में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं, कोई साल 1 साल में बच्चा बैठना ही शुरू किया, या पलटना 8 महीने में 9 महीने में शुरू किया, चलना ही 2 या 2.5 साल में शुरू कर रहा है, तो उसमें डेवलपमेंटल डिलेस है बच्चे में, ठीक है। तो वो उस सारी चीज़ों में भी फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। फिर उसके बाद फ्लैट फुट होता है, जैसे मतलब फुट जो रहेगा बच्चे का वो फ्लैट रहेगा, और जो फुट में कर्व होता है वो कर्व नहीं रहेगा। तो वो सारी वो उसमें भी कुछ फिजियोथेरेपेटिक शूज़ आते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, तो वो अगर बच्चा पहन के चलता है तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। फिर कुछ होता है अगर बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी है, कहीं पे भी बच्चा बार बार टिक टिक के बैठ रहा है, वो कर रहा है, लिखने के लिए आप बोल रहे हो तो ऐसे सर का एकदम सहारा लेके ऐसे ऐसे करके लिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है बॉडी की स्ट्रेंथ की कमी है, उन सब चीज़ों में भी फिजियोथेरेपी हेल्प करेगा। और फिर उसके बाद आ जाता है कि उसके लेग्स में, आर्म्स में, मेन बॉडी, कोर बॉडी में क्या स्ट्रेंथ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें भी फिजियोथेरेपी में कवर होती हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है लो मसल टोन। बहुत सारे बच्चों को लो मसल टोन रहता है, जो उनको ऑटिज़म रहता है, तो जो ये सारी एक्सरसाइजेज होती है एक तरीके से जिमिंग एक्सरसाइजेज हैं। जैसे आप जिम जा रहे हो तो आप क्या कहते हैं ये मसल्स आपकी ग्रो कर रही हैं ऑटोमेटिकली, तो उसी तरीके से ये वाली भी एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे मसल्स बिल्डअप हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं कोऑर्डिनेशन के जो इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा जाना है, बच्चे को ऐसे हाथ बढ़ाना है पर बच्चा ऐसे उठा नहीं पा रहा है, या जैसे कि देखता है कहीं और है, हाथ कहीं और जाता है, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन मिसिंग है, या बॉडी का ओवरऑल कोऑर्डिनेशन मिसिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऊपर से कोई सामान उतारना है तो आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रेच करते हो, राइट, तो तभी आप उस चीज़ को उठा पाते हो, पर वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके बच्चा नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो वो सारे इश्यूज़ को आप, और ये बॉल कैच करना, थ्रो करना, किक करना, ये सारी चीज़ों को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितनी एफिशिएंसी से बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और घर के भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि स्पून से खाना खाना। अगर बच्चा स्पून से खाने में उसको दिक्कत हो रही है
तो भी लो मसल टोन हो सकता है। पर स्कूल से दाल चावल खिला के मत टेस्ट करिएगा, आप जनरली आइसक्रीम लिख दीजिएगा, क्योंकि वो सारे बच्चे खा लेते हैं। अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसका मतलब वो उसको प्रॉब्लम नहीं है, दाल चावल नहीं खा रहा तो दाल चावल से प्रॉब्लम है, ठीक है। अब और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इस बेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेरेब्रल पैल्सी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे जो होते हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनको फिजियोथेरेपी करना ही करना है, वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलब आपको एज अ पेरेंट वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी, घर पे करवाना ही करवाना है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं, फॉर ईयर्स आपको वो करना पड़ेगा रेगुलर, और वो भी रेगुलरली, क्योंकि नहीं है तो फिर वो जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ही उसी चीज़ का रहता है उसमें, सेरेब्रल पैल्सी में। तो वो चीज़ अगर आप नहीं करवा रहे हो तो वो एक कहीं ना कहीं वो लैग रहेगा, और उससे ही फिजियोथेरेपी से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाता है, ठीक है। अब एक और बात मैं बताना चाहूँगी, जब भी आपका बच्चा फिजियोथेरेपी ले रहा है, आपको पता चल गया है कि ये एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम है और ये एक्टिविटीज़ हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी फिजिकल इशू के लिए हो रही है, ठीक है। पता चला आप एक्टिविटी कुछ करवा रहे हो लेकिन आप सोचो कि यार अभी ये नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ ये मिस्टेक नहीं करना है। आप हमेशा देखिए कि ठीक है, अगर आपको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी मतलब ये एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई है, तो उस एक्सरसाइज से बॉडी में कहाँ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। फिर आप वो चेंजेस ऑब्जर्व करिए कि उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से मेरा बच्चा उस फील्ड में उस फिजिकली उस चीज़ में इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो असेसमेंट भी आपको करते रहना पड़ेगा, और फिजियोथेरेपिस्ट से हमेशा ही टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइट। अगर कोई बच्चा फिजियोथेरेपी ले रहा है क्योंकि बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेज और फिजिकल स्ट्रेन आ रहा है, तो बच्चे को थोड़ी सी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होगी, स्पेशली अगर बच्चा लो मसल टोन का है तो उसकी मसल्स बनेंगी एक्सरसाइज से, तो उस टाइम पे उसको जब भी आप डाइट दे रहे तो प्रोटीन की क्वांटिटी यू विल हैव टू इंक्रीज। वैसे भी बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, बिकॉज प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। सो आपको और स्पेशली जब फिजियोथेरेपी है तो आपको ये चीज़ तो देनी ही चाहिए, ठीक है। तो यही था फिजियोथेरेपी के बारे में। प्लीज़ आपके अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर से आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, बाय।